नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट आईएएस के इस वीडियो क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, जिसे पॉलिटी में आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के नाम से भी जानते हैं। इस टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस के एग्जाम्स हो, एसएससी हो, व अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन हमारे इस टॉपिक के वीडियो सीरीज को देखने के बाद सबसे पहली बात यह होगी कि इस टॉपिक से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे, और दूसरी बात, इस टॉपिक को दोबारा आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ज़रूरत हो तो एक दो बार और देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, भारत का संवैधानिक विकास। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस पिक्टोरियल फॉर्म या डायग्राम के माध्यम से कुछ ऐतिहासिक पहलुओं यानी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को समझेंगे, ताकि इस टॉपिक को समझना आपके लिए और भी आसान हो जाए। तो मित्रों, कहानी की शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ईआईसी से, जो अंग्रेजों की एक व्यापारिक कंपनी थी। ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर अधिनियम द्वारा, जहां चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र। तो इस चार्टर यानी अधिकार पत्र के माध्यम से ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए भारत व अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला। और ईस्ट इंडिया कंपनी का पहली बार भारत आगमन होता है 24 अगस्त 1608 ईस्वी में गुजरात के सूरत में कैप्टन विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में, जहां पहली बार कैप्टन विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का हेक्टर नामक जहाज लेकर भारत आते हैं। तो आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार मिला और ये भारत आती है 1608 ईस्वी में, तो आखिर ये कंपनी 8 वर्ष कर क्या रही थी? तो देखिए, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत नहीं आती है, ये इंडोनेशिया चली जाती है मसालों के व्यापार के लिए। लेकिन वहां पर डचों का प्रभुत्व पहले से ही स्थापित होता है, उनकी आर्मी बहुत ही मजबूत होती है, आर्मी बहुत ही स्ट्रांग होती है। इस कारण से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना कदम वहां पर नहीं जमा पाती है, और फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 ईस्वी में भारत आ जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना या फैक्ट्री 11 जनवरी 1613 ईस्वी में सूरत में खोला गया या स्थापित हुआ, मुगल सम्राट जहांगीर की अनुमति से। और यह फैक्ट्री या कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला अस्थायी कारखाना था। हालांकि इससे पहले भी आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक कारखाना खोला गया था 1611 ईस्वी में, लेकिन वो इनका अस्थायी कारखाना नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला अस्थायी और आधिकारिक कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में खोला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य व्यापार था। तो किन चीजों का ये लोग व्यापार करते थे? तो ये लोग मुख्यतः कपड़े व मसाले आदि का व्यापार करते थे। और यूरोप में उस समय मसालों की इतनी ज़्यादा मांग थी कि काली मिर्च या गोल मरीच को यूरोप में काला सोना या ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे कंपनी भारतीय राजनीति में इंटरफेयर करना शुरू कर देती है, हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है, और भारत के विरुद्ध कंपनी का पहला प्रारंभिक युद्ध होता है 1757 में, पलासी का युद्ध। हालांकि आप डेट भी याद रख सकते हैं कि यह युद्ध जो है 23 जून 1757 में लड़ा गया बंगाल के पलासी नामक जगह पर, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। और यह भारत के विरुद्ध कंपनी द्वारा पहला युद्ध था, जिसमें आपको पता होगा कि कैसे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच देकर ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव अपने में मिला लेते हैं, और धोखे से सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ता है। और बंगाल जैसा समृद्ध व धनी क्षेत्र अंग्रेजों के हाथ आ जाता है, कंपनी के हाथ आ जाता है। फिर कंपनी द्वारा एक और युद्ध लड़ा गया 22 अक्टूबर 1764 में, बक्सर का युद्ध। और यह युद्ध बिहार के बक्सर में लड़ी गई
गंगा नदी के किनारे। इस युद्ध में एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ थे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम। इस युद्ध में भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है, लेकिन यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी धोखे से नहीं जीतती है, बल्कि अपने सेना के दम पर जीतती है। और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में 12 अगस्त 1765 में एक महत्वपूर्ण संधि होती है, इलाहाबाद की पहली संधि, रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच। और इस संधि के माध्यम से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ईआईसी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से कर वसूलने का अधिकार मिलता है, मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार मिलता है। इससे कंपनी की शक्ति में वृद्धि होती है और भारत में कंपनी के क्षेत्रीय शक्ति का विस्तार होता है। और 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल में कंपनी द्वारा द्वैध शासन लागू किया जाता है। द्वैध शासन का मतलब होता है दोहरा शासन, यानी निजामत या प्रशासनिक संबंधी अधिकार नवाब के पास होंगे और आर्थिक व दीवानी या राजस्व या कर वसूलने संबंधी अधिकार कंपनी के पास होगी। लेकिन कंपनी द्वारा एक नायब सूबेदार की नियुक्ति की गई थी, नायब सूबेदार की नियुक्ति की गई थी, और नवाब को इसी नायब सूबेदार की सलाह पर प्रशासन चलाना था या निजामत संबंधी अधिकार का प्रयोग करना था। और ये नायब सूबेदार किसका आदमी है? कंपनी का आदमी है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि प्रशासन भी इनडायरेक्टली कंपनी के हाथ में ही है। नवाब क्या है? केवल कठपुतली मात्र ही है। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि नवाब के पास अगर नाम मात्र की ही शक्ति है, नवाब केवल कठपुतली मात्र ही है, तो प्रशासन की भी जिम्मेवारी डायरेक्ट कंपनी ने अपने हाथों में क्यों नहीं ले ली? क्यों दोहरा शासन लागू किया? क्यों द्वैध शासन लागू किया? तो इसके पीछे कई कारण थे। सबसे पहला कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार एवं कंपनी के संबंधों को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता होती, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के साथ कंपनी के केवल व्यापारिक समझौते थे, न कि प्रशासनिक व राजनीतिक। दूसरा, भारतीय शासकों के द्वारा विरोध की संभावना। भले ही भारतीय शासक इस समय आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन हो सकता था कि इस मामले में वो एक हो जाते कि एक व्यापारिक कंपनी है, ये नवाब का काम क्यों संभालेगी। इसीलिए कंपनी ने क्या किया? द्वैध शासन के माध्यम से पर्दे के पीछे प्रशासन को हैंडल किया। तीसरा, अगर डायरेक्ट कंपनी प्रशासन को संभालती तो अन्य यूरोपीय कंपनी जो भारत में व्यापार कर रही है उनके द्वारा विरोध की संभावना कि हम लोग यहाँ व्यापार करने आए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है प्रशासन क्यों संभालेगी, और यह अंतर्राष्ट्रीय विवाद का विषय बन सकता था। बंगाल की प्रजा के द्वारा विरोध की संभावना। इन सब विवादों से बचने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि बंगाल में द्वैध शासन लागू किया, डायरेक्ट प्रशासन अपने हाथ में नहीं लिया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रशासन का विशेष अनुभव कंपनी के पास नहीं था, क्योंकि यह कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी और धीरे धीरे अपने नियंत्रण को मजबूत बनाना चाहती थी। द्वैध शासन के संबंध में एक और चीज आप ध्यान में रखिएगा कि द्वैध शासन की शुरुआत 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुई थी और द्वैध शासन का अंत 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। 1772 के बाद 1773 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी पर नियंत्रण हेतु पहला प्रयास किया जाता है और ब्रिटेन की संसद से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाता है। अब सवाल उठता है कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण का प्रयास क्यों किया और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पारित किया? तो इसके पीछे कई कारण थे। सबसे पहला कारण यह था कि 1765 से 1772 यानी द्वैध शासन के दौरान कंपनी के कर्मचारी ने निजी व्यापार करना शुरू कर दिया था, व्यक्तिगत व्यापार करना शुरू कर दिया था, जिससे कंपनी के कर्मचारी तो मालामाल हो गए, लेकिन कंपनी कंगाल होने की स्थिति में आ गई। जिस कंपनी के मुनाफे का शेयर ब्रिटिश सरकार को भी जाता था। दूसरा,
द्वैध शासन के दौरान बंगाल में शासन व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ा गई, यानी अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। तीसरा, कंपनी की शोषणकारी नीति की वजह से 1769 से 1770 के बीच में बंगाल में भारी अकाल आया और लाखों करोड़ों लोगों की जानें चली गई। और इस परिस्थिति में भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अनाज की जमाखोरी की अपने कंपनी के लोगों के लिए, और लोगों से कर व लगान भी वसूला। चौथा, द्वैध शासन के दौरान कंपनी के कर्मचारी भारतीय लोगों से उपहार स्वरूप रिश्वत लेने लगे। इन सब चीजों से ब्रिटिश सरकार की बदनामी हो रही थी, यानी कंपनी अब बेलगाम हो चुकी थी, इस पर लगाम लगाने की जरूरत थी। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया ब्रिटेन की संसद से। और इस एक्ट या अधिनियम को लाने में उस समय के ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अहम भूमिका थी। और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत होती है। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही शुरुआत होता है भारत के संवैधानिक विकास का। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1858 तक कंपनी का शासन रहेगा ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश क्राउन के अधीन। और 1858 में कंपनी को पूरी तरह से भारत में बैन कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि 1858 में कंपनी को बैन क्यों किया गया, क्यों स्थगित किया गया? इसका एक मुख्य कारण यह भी था कि 1858 से एक वर्ष पहले 1857 की क्रांति हुई थी, या 1857 का इसे विद्रोह भी कहते हैं। आपको पता होगा कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा इस क्रांति की शुरुआत होती है। और 1857 की क्रांति का जिम्मेवार ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को ठहराती है। और 1857 की क्रांति के बाद 1858 में कंपनी पूर्ण रूप से भारत में स्थगित कर दी जाती है, बैन कर दिया जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग आजाद हो गए हैं। अभी गुलामी पार्ट 2 की शुरुआत होगी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1858 में बैन किया गया। इससे पहले जो ब्रिटिश सरकार भारत में शासन करती थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से करती थी। अब ब्रिटिश सरकार भारत में डायरेक्ट शासन करेगी और हम लोग अगेन 1947 तक ब्रिटिश सरकार के क्या रहेंगे? गुलाम रहेंगे। तो भारत का जो संवैधानिक विकास है इसको हम लोग 2 फेज में पढ़ते हैं, 2 चरण में पढ़ते हैं। पहला 1773 से लेकर 1858 तक कंपनी का शासन, और दूसरा 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश क्राउन का शासन। और इसके अंतर्गत जो भी अधिनियम पारित हुए हैं कंपनी के शासन के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ब्रिटेन की संसद से जो भी अधिनियम भारत के लिए पारित हुए हैं उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आप सभी अपना साथ बनाए रखें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।